हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैक्स स्टडी। आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्ड टाइप ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि थियोरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन के बाद जो हमारी वेपर की फॉर्म होगी वो सुपर हीटेड स्टेट में होगी। एंड इस स्टेट को हम टीएस और पीएच डायग्राम में कुछ ऐसे देख सकते हैं। टीएस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है प्रोसेस 1 to 2 प्रोसेस। अगर पॉइंट 1 पे फोकस करें तो पॉइंट 1 पे हमारा जो वेपर होगी वो ड्राई सैचुरेटेड स्टेट में होगी, क्योंकि हमारी जो ड्राई सैचुरेटेड लाइन से पास हो रही है और इस पॉइंट पे लाई कर रही है। पॉइंट 2 पे हमारी जो फाइनली कंप्रेस्ड होके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो वेपर होगी, यानी कि वेपर रेफ्रिजरेंट होगी, वो सुपर हीटेड स्टेट में होगी। एक और पॉइंट इसमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है जो है पॉइंट 2 ये पॉइंट 2 के लिए पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट के लिए 2 और 3 के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू इक्वल होगी, यानी कि कांस्टेंट होगी। अब पॉइंट 3 से 4 बाकी सब सेम रहेगा। ऐसे ही हम पीएच डायग्राम में देख सकते हैं पॉइंट 1 से 2 जो हमारा सैचुरेशन कर्व से, जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से पॉइंट 1 पास हो रहा है, उसके बाद फिर उससे बाहर निकलने के बाद यानी कि सुपर हीटेड स्टेट में जाके पॉइंट 2 लाई कर रहा है। 2 हमारा फिर दोबारा से हमारे जो सैचुरेटेड लाइन पे लाई कर रहा है। अब इसके लिए एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला असाइन होगा जो कि हम आगे बताएंगे, यानी कि डिस्चार्ज टेम्परेचर और डिस्चार्ज एंट्रोपी के लिए एक फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा। अब सीओपी सब कुछ सेम रहेगी जैसे कि पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। ये क्वेश्चन करेंगे हम आज इस वीडियो में। क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी होगी। इसमें रेफ्रिजरेंट है हमारा 134 है, यानी कि टेट्राफ्लोरोइथेन। अब इसमें जो टेम्परेचर लिमिट दी गई है वो है 15 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लोअर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, हायर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। और इसमें एक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यानी कि ये दे गया है 100 मेगाजूल पर आवर, जबकि हम जो वैल्यू लेते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के या तो टन में गिवन होती थी, अब टन को हम किलोजूल पर मिनट में कन्वर्ट कर लेते थे। अब इसमें हम मेगाजूल पर आवर को, इसको भी किलोजूल पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसकी ज़रूरत हमें मास फ्लो रेट निकालने के लिए पड़ेगी आगे, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा जो पूछ रहा है वो डिटरमाइन करने के लिए पूछ रहा है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द इवापोरेटर में एंटर करने से पहले जो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा रेफ्रिजरेंट का वो पूछ रहा है, यानी कि H4 पे पॉइंट 4 पे हमारा जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा X4, उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है। अब पॉइंट 2 में क्या पूछ रहा है, डिस्चार्ज टेम्परेचर पूछ रहा है। अगर एज्यूम करें कि सीपी की वैल्यू 0.996 किलोजूल पर केजी हो, और जो थर्ड पॉइंट में ये पूछ रहा है द थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर, यानी कि पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से कितना ट्रैवल कर रहा है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब नाउ पॉइंट 4 में क्या पूछ रहा है, थ्योरेटिकल पावर ऑफ द कंप्रेसर। थ्योरेटिकल पावर ऑफ द कंप्रेसर हम कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे। कंप्रेसर वर्क डन फाइंड करने के बाद उसके बाद हम उसकी वैल्यू को हम किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि किलोवाट की वैल्यू होती है। अब उस वैल्यू से हम फाइनली पावर की वैल्यू बताएंगे, यानी कि वो ही हमारी पावर की वैल्यू होगी। पॉइंट 5 में पूछ रहा है सीओपी, जो कि हम नॉर्मली निकालते हैं, वो तो आसान है, बाकी निकाल लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन दी है जो कि है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द रेफ्रिजरेंट, वो क्या होगी हमारी 15 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी सैचुरेटेड वेपर की जो हमारी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगी वो होगी 0.04185 मीटर क्यूब पर केजी। और कुछ अगर अलग इसकी जो रिलेवेंट प्रॉपर्टीज होगी, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, इसमें भी ऐसे ही निकाल लेंगे। अगर जो टेम्परेचर हायर टेम्परेचर है तो हायर टेम्परेचर पे ये 50 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वैल्यू होगी वेपर के लिए, ये लिक्विड के लिए ये, और लोअर टेम्परेचर के लिए। अब यहाँ से ऐसे ही हम कुछ वैल्यूज निकाल लेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर निकाला T1 = T4, जैसे कि डायग्राम से दिख रहा है T1 = T4, और
T2 डैश इक्वल टू T3 डैश, बट यहाँ पे T2 T3 के इक्वल नहीं होगा। इसके निकालने के लिए हम अलग ही डिस्चार्ज एंट्रोपी का फॉर्मूला निकालेंगे। अब फाइनली कुछ और वैल्यू दी गई है जो कि हमारी है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की। जैसे कि मैंने बताया था कि इसको हमें किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करना है, पर इसमें किलो जूल पर आवर में कर रखा है, हम बाद में कर लेंगे, या फिर यहाँ से ही करेंगे, या फिर यहाँ से ही करके चलेंगे। अब सीपी की वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये गिवन है 0.996 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम जो हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम ड्राई सैचुरेटेड स्टेट में होगी वो होगी 0.04185 जो कि ऑलरेडी गिवन था। HF1 की वैल्यू गिवन है जो कि हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे। HF3 यानी कि 0.3 पे फ्लूइड लाइन के लिए, मतलब वेपर के लिए, सॉरी लिक्विड के लिए हमने निकाल लिया। और जो HF3 इक्वल टू H4 जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। और H1 की वैल्यू निकाल लेंगे, H2 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, HF1 की निकाल लेंगे, और ऐसे ही S1 और इक्वल टू S2 है, इस वजह से हम इनमें से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। अब SF3 इक्वल टू है हमारा जो फाइनली यहाँ से निकालेंगे डायग्राम से, और कुछ जो टेबल से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और S2 डैश की वैल्यू हम निकाल लेंगे। फाइनली हम इसको अलग आगे प्रोसेस करते हैं। X4 इक्वल टू होता है हमारा, X4 निकालने के लिए पहली बात हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें 4 पॉइंट पे निकालना है, इस वजह से हमारा अगर एंथैल्पी की फॉर्म में देखें तो H4 इक्वल टू होगा HF4 प्लस X4 HFG4। अब HFG इक्वल टू होता है HG माइनस HF, क्योंकि हमारी हायर वैल्यू होगी वो HG की होगी और HF की होगी वो लोअर वैल्यू, तो दोनों का डिफरेंस होगा वो होगा हमारा HFG। अब पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्योंकि हमारी जो ये कांस्टेंट लाइन है इस वजह से हम निकालेंगे इसको, ये हो गया हमारा HFG1 क्योंकि हमारा 0.1 के निकालने हैं। अब H1 इक्वल टू हो गया, हम इसको यहाँ पे HG1 पे निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे जो सैचुरेटेड ड्राई सैचुरेटेड लाइन पे लाई कर रहा है इस वजह से। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो X4 HFG इक्वल टू H4 माइनस HF1। अब H4 इक्वल टू क्या हो गया, H4 इक्वल टू HF1 प्लस X4 HFG। यहाँ पे अगर ये तो समझने के लिए था, बाकी फाइनली हम ऐसे ही, क्योंकि हमें X4 की वैल्यू निकालनी है तो फाइनली वैल्यूज को पुट करने के बाद निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, टेम्परेचर T2 यानी कि डिस्चार्ज टेम्परेचर। उसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि है डिस्चार्ज एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी है डिस्चार्ज, जो कि फॉर्मूला है S2 इक्वल टू, यानी कि S2 डिस्चार्ज हमारा 0.2 पे होगा, स्टार्ट होगा, तो वो होगा हमारा S2 इक्वल टू S2 डैश प्लस 2.3 CP ln, या फिर log E भी बोल सकते हैं, T2 अपॉन T2 डैश। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइनली हमारी वैल्यू निकलेगी log E या फिर ln T2 अपॉन T2 डैश इक्वल टू बाकी न्यूमेरिकल टर्म्स आएगी। अब इसको एंटी लॉग लेने के बाद इधर आएगा हमारा ये। अब T2 डैश की हमारी वैल्यू गिवन होगी क्योंकि T2 डैश इक्वल टू T3। अब यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद T2 की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था ये पूछा था, ये था थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर। अब पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इनटू वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द रेफ्रिजरेंट। स्पेसिफिक वॉल्यूम की जो हमारी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर केजी, और जो हमारी मास फ्लो रेट की होती है वो केजी पर मिनट। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारी जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर क्यूब पर मिनट। अब मीटर क्यूब पर मिनट निकालने के उससे पहले हमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया अभी मास फ्लो रेट निकालना होगा। उससे पहले हम H2 की वैल्यू निकालेंगे। H2 डिस्चार्ज पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, H2 इक्वल टू होता है H2 डैश, यानी कि हायर एंथैल्पी, यानी कि जो हायर टेम्परेचर पे जो एंथैल्पी होगी इक्वल टू H2 डैश, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा जो CP का फॉर्मूला होता है वो होता है CP इक्वल टू DH अपॉन DT। अब यहाँ पे DH तो ये हो जाएगा अगर इधर को इसको इधर ले जाए, और DT ये हो गया।
तो अब यहाँ से हम H2 की वैल्यू निकाल लेंगे। H2 की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पे मास फ्लो रेट निकालेंगे। H2 इसलिए निकाला क्योंकि हमें फाइनली रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालना है। अब ये जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा ये हमारा किलोजूल पर केजी में होगा, और जो न्यूमरेटर में होगा वो किलोजूल पर मिनट में होगा। जब दोनों की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे यूनिट आएगी, और जो टर्म्स आएगी वो आएगी किलोजूल पर मिनट में। थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब क्योंकि हमारी यूनिट मैच कर रही है, इस वजह से पर्टिकुलर हमने डायमेंशनल एनालिसिस से ये फॉर्मूला बना सकते हैं, आप कह सकते हैं। ये भी आपने शायद थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। अब इसको यहाँ से वैल्यू पुटअप करने के बाद, जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू हमारी ऑलरेडी गिवन थी, यहाँ से पुटअप करने के बाद हमारा निकल जाएगा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। अब थ्योरेटिकल पावर ऑफ द कंप्रेसर, पावर निकालने के लिए हमें कंप्रेसर वर्क निकालना होगा, उसकी वैल्यू को हम किलो जूल पर सेकेंड में निकालेंगे, जो कि हमारा थ्योरेटिकल पावर ऑफ द कंप्रेसर होगा। अब कंप्रेसर वर्क कर रहा है 0.1 और 2 के बीच। अब इसमें क्या होगा हमारा, सबसे पहले H2 माइनस H1, ये तो किलो जूल पर केजी में हो गया ये वर्क डन। अब इस वर्क डन में जब मास फ्लो रेट की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी जो यूनिट होगी मास फ्लो रेट की वो किलो जूल पर मिनट होती है, और इसकी किलो जूल पर केजी, तो फाइनली जो हमारी यूनिट होगी किलो जूल पर मिनट में हो जाएगी, और केजी पर मिनट इनटू किलो जूल पर केजी। अब केजी से केजी कैंसिल, किलो जूल पर मिनट में आ जाएगी। फाइनली पावर जो निकली हमारी, ये आई हमारी 3.57 किलो जूल पर सेकेंड और किलोवाट। अब COP जैसे कि ऑलरेडी फॉर्मूला हम जानते हैं, COP का फॉर्मूला होता है H1 माइनस HF3 अपॉन H2 माइनस H1। H1 की वैल्यू भी गिवन है, HF3 की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो भी जैसे कि टेबल से निकाल चुके हैं, और H2 की वैल्यू अभी डिराइव करके निकाली है जो जिस आज के फॉर्मूले से, यानी कि CP इक्वल टू DH अपॉन DT। अब जो फाइनली COP निकलेगी वो 6.8। Now thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. अगर आपको इससे रिलेटेड कंटेंट की PPT या PDF कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि मेरे पास कोई वेबसाइट वगैरह तो है नहीं, तो मैंने एक चैनल क्रिएट किया है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।